नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज शनिवार को स्वदेश लौट आए। वो ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से वो मुलाकात करते हुए भी सुबह 7 बजे का वो समय था जब नजर आए थे। पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें इस मिशन के लिए बधाई भी दी है। वहीं पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला कर लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पदचिन्ह छोड़ चुका है, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। यह तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। यह तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती है। बता दें कि पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए 23 अगस्त को इंटरनेशनल स्पेस डे मनाने का फैसला लिया है, यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूँ ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है और इसको इस तरीके से मंसूब करना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है, क्योंकि जो परसों घटना घटी है मुजफ्फरनगर के मंसूर गांव में, वो इसी तरह की मेंटेलिटी का नतीजा है। चाहे बंबई के रेल में गोलीकांड हो या परसों मंसूरपुर गांव में की घटना हो, ये अफसोसनाक है। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूँ उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहां पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से पर तिरंगा हमारा लहराता रहता। तो जो शिव शक्ति नाम रखा गया, आपके हिसाब से वो सही नहीं है? मैंने कहा नहीं आपसे। तो देखिए, अब नाम पर भी सियासत तेज हो चुकी है। जहां चंद्रयान लैंड किया है, उस जगह का नाम जब शिव शक्ति किए जाने का ऐलान हुआ तो उस पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया। इस दौरान मौलाना ने कहा कि हमारे मुल्क में साइंटिस्टों ने और इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, इस कामयाबी को मुल्क की कामयाबी समझना चाहिए। इसको इस तरह से कहना सही नहीं है, इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। तो देखिए, अब नाम पर भी सियासत हाई हो चुकी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी बातें कही हैं, तो अब नामकरण को लेकर भी जो सियासत है वो चरम पर पहुंच चुकी है। तो वही चंद्रयान जिस स्थान पर लैंड किया है, उसका नाम अब शिव शक्ति होगा। आज जब सुबह पीएम मोदी ने यह ऐलान किया है, तो उस पर भी अब मौलानाओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। इसी बीच सबसे पहली प्रतिक्रिया मौलाना सैफ अब्बास नकवी की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी है और इसको शिव शक्ति नाम देना गलत है, इसका नाम हिंदुस्तान दिया जाना चाहिए। तो वही पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और जहां चंद्रयान लैंड किया है उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब सियासत है तो वो तो उठेगी ही, और अब नाम पर भी सियासत हाई हो चुकी है। पीएम मोदी के ऐलान करने के बाद से ही सियासत हाई हो चुकी है और इसी बीच में अब लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। जहां सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है मौलाना सैफ अब्बास नकवी की ओर से। उन्होंने कहा कि
चंद्रयान जहां लैंड किया है उसे शिव शक्ति नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये पूरी कामयाबी मुल्क की कामयाबी है, भारत की कामयाबी है। तो ऐसे में शिव शक्ति नाम ना देकर नाम हिंदुस्तान दिया जाना चाहिए। विभांशु फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, अब नाम पर सियासत हाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह जब वैज्ञानिकों से मुलाकात की तो उस दौरान कहा कि चंद्रयान जहां लैंड किया है अब उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो उस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि ये नाम देना गलत है। अब नाम पर आखिर सियासत क्यों हो रही है विभांशु? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नाम पे सियासत पे कहीं ना कहीं मुस्कान अनैतिक है, क्योंकि हमारे देश के इसरो के तमाम जो साइंटिस्ट जिनके अथक प्रयास से हमें मिशन मून में हमने फतेह किया है, अब उस नाम को प्रधानमंत्री की तरफ से जिस जगह पर चंद्रयान का लैंडर लैंड किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि उसे शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उस जगह को एक नाम दिया है। अब इस पर नाम पे सियासत कहीं ना कहीं अनैतिक है। अगर बात की जाए तो शिया मौलाना की तरफ से, सैफ अब्बास की तरफ से इस मामले को लेकर कटाक्ष किया गया है और कहा गया है कि इसका नाम तिरंगा या इंडिया रखना या हिंदुस्तान रखना चाहिए। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जब देश में कुछ होता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अपनी बात रखना कहीं ना कहीं आसानी से अन्य मुल्कों के बजाय रख सकते हैं। इससे साफ है कि अपने राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू स्पीक का कहीं ना कहीं मौलाना उपयोग कर रहे हैं। मगर निश्चित तौर से हमारे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद हम चौथे देश हैं जो चंद्रयान मिशन को सफल बनाए हैं, मिशन मून पर फतेह हासिल किए हैं। आज अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री सुबह इसरो के कमांड सेंटर जाते हैं, वहाँ वैज्ञानिकों से मिलते हैं और वहाँ 3 घोषणाएं करते हैं। अगर मुस्कान बात की जाए तो सबसे पहली प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा की जाती है कि 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे के नाम से बनाया जाएगा। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से भारत को सफलता मिली है, इसरो को सफलता मिली है, उस दिन को हम हर साल याद करेंगे। जिसे ठीक दूसरा अगर बात की जाए तो चांद पर लैंडर जिस जगह पे उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है और प्रधानमंत्री की तरफ से सुनिश्चित किया गया है। तीसरा, चांद जिस जगह पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लैंडर आगे बढ़ा, उस पॉइंट को तिरंगा नाम से प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। 45 मिनट के भाषण में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उन वैज्ञानिकों से मिलकर अपना एक भावुक होकर उनकी कहीं ना कहीं जो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और कहा कि अब चंदा मामा दूर नहीं है और हम अब कहीं ना कहीं विश्व के पटल पर भारत एक विख्यात अपनी पहचान बनाया है और निश्चित तौर से इसरो के तमाम वैज्ञानिकों की वजह से भारत की शान बढ़ी है। जी ठीक है, देखिए विभांशु, जाहिर सी बात है और लाजमी बात है कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए राजनीति बहुत पेचीदा चीज है विभांशु, कि मुद्दा इतना सा होगा लेकिन उसको तूल दी जाएगी। अब इस मुद्दे पर भी क्या राजनीति होती हुई नजर आ सकती है क्या? जी बिल्कुल, अभी अगर इस पे देखा जाए तो साफ तौर से अभी एक प्रतिक्रिया आई है और शिया मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहीं ना कहीं कहा है कि जिस जगह पर चंद्रयान लैंड किया है उसको शिव शक्ति नाम देना जाना ये गलत है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुल्क के साइंटिस्ट और इंडियन रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है उसे पूरी तरह से शिव शक्ति नाम देना गलत है, उसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। इससे साफ है कि मुस्कान, भारत के अंदर में भारत के संवैधानिक मूल्य को अगर देखें तो 5 फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, उस आधार पे कहीं ना कहीं बयान दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन देखिए विभांशु, आखिर नाम से इतनी परेशानी क्यों? किसी भी नाम को लेकर हर बार राजनीति होती है, मौलानाओं के बयान सामने आते हैं, अब इस नाम को लेकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, इसमें साफ तौर से आपको एक बार दोहराऊंगा, फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं उपयोग करते हुए मौलाना नजर आ रहे हैं। मगर बात की जाए तो हमारे देश के इसरो के तमाम जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक लंबे समय तक अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट पे काम किए, उन अथक प्रयासों को हमें सलाम करना चाहिए और नाम पर कहीं ना कहीं सवाल नहीं करना चाहिए। अभी अगर बात की जाए तो किसी बड़े नेता या किसी बड़े राजनेता की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है और सबसे पहली प्रतिक्रिया
अगर बात करें तो मौलाना की तरफ से आई है, मौलाना सैफ अब्बास नकवी की तरफ से आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बयान पर पलटवार के तौर पर क्या कहा जाता है, वो देर शाम तक कहीं ना कहीं साफ हो पाएगा। बिल्कुल क्योंकि ठीक अगर है, धन्यवाद चंद्रयान हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 2003 में मधुमिता हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री अमर मणि और उनकी पत्नी को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। 2007 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति पत्नी की बची सजा अब माफ कर दी गई है। इसके साथ ही अब सियासत शुरू हो चुकी है कि जेल से बाहर आए अमर मणि त्रिपाठी सियासत के अंदर कितना असर डालते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनका सक्रिय होना किसको फायदा पहुंचाएगा ये भी देखना अब काफी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और अहम हो जाती है कि अमर मणि त्रिपाठी ऐसे समय में जेल से बाहर आए हैं जब पूर्वांचल के बाहुबली ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी का निधन हो चुका है। देखिए, लेकिन अभी भी ये जो मंत्री है ये सजा याफ्ता है, यानी कि ये मेन फुट पर तो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन अपनी सियासत जमीन की भी तलाश करते हुए नजर आएंगे। विभांशु एक बार फिर से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी जेल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन सियासत के अंदर वो कितना असर डालते हुए नजर आ सकते हैं आगामी चुनाव में? विभांशु जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अमर मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर पूर्वांचल के अंदर में एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। और बात की जाए तो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 2 दशक के आजीवन कारावास को सजा काट चुके, कहीं ना कहीं कल देर शाम रिहा हुए। और अब अगर बात की जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि क्या अमर मणि त्रिपाठी आने वाले दिनों में राजनीति में अपना किस्मत आजमाते हैं या नहीं। अगर बात करें तो उनके पुत्र अमन मणि महाराजगंज से 2017 से 2022 की विधानसभा में विधायक रहे हैं और महाराजगंज का प्रतिनिधित्व किए हैं। साथ ही वो भी अगर बात की जाए तो उनकी भी पहचान उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में से होती है। अब उनके रिहाई के बाद से जहां एक तरफ उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद से पूर्वांचल के अंदर में कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा राजनीति में नजर नहीं आ रहा है। तो एक उनके लिए स्पेस है कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर वो अपने आप को स्थापित करे। अगर बात करें तो उनकी रिहाई के बाद से ही तमाम विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे बात की जाए तो तमाम विपक्षी दल हो जो INDA के हिस्सा है, उनकी तरफ से उनकी रिहाई पर कड़ा विरोध जताया जा रहा है। जहां अगर बात की जाए तो दिल्ली में कल डिंपल यादव जो कि मैनपुरी से सांसद है, उनकी तरफ से कहा गया है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ने के जैसा ही ये अमर मणि के पिता अमर मणि को छोड़ने की प्रक्रिया लक्ष्य है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी के तरफ से ट्वीट करके इस मामले पर खेद जताया गया है। कांग्रेस पार्टी ठीक है, लेकिन देखिए विभांशु, सजा याफ्ता के चलते अमर मणि मुख्य धारा की राजनीति तो नहीं कर पाएंगे और उनके बेटे भी इस वक्त लगातार सियासत अपनी आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, फंसे हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जनता के बीच पहुंचे और उनको कुछ फायदा मिले, लेकिन इसका असर काफी विपरीत दिखाई दे रहा है। तो क्या इस बार फिर से अमर मणि त्रिपाठी अपने बेटों के साथ मिलकर सियासी जमीन को तलाशते हुए नजर आएंगे क्या? जी बिल्कुल, वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर BRD के तमाम जो डॉक्टर पैनल्स हैं उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो अमर मणि मानसिक बीमार से ग्रसित हैं और उनकी पत्नी को सर्वाइकल की गंभीर बीमारी है। देखने वाली बात होगी कि क्या जो डॉक्टरों की तरफ से दलील दी जा रही है कि अमर मणि मानसिक रूप से बीमार हैं और उनका इलाज मानसिक रोग विभाग में किया जा रहा है, तो क्या आने वाले चुनाव में और वो चुनाव में आते हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से मानसिक रोग की बीमारी बताई गई है, या उनकी विरासत को उनके पुत्र अमन मणि आगे ले जाते हैं, वो वक्त बताएगा। क्योंकि बात करें तो महाराजगंज से अमन मणि 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में साफ तौर से हार का सामना करना पड़ा था। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या वो सांसद के तौर पर आते हैं और अपने पिता के जो रसूख है उसको आगे ले जाते हैं, नहीं वो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से अमर मणि लगभग 12 साल से BRD यानी कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के कमरा नंबर 15 में अपनी ठीक है, लेकिन देखिए विभांशु, अगर हम अमर मणि की सियासत की बात करें तो उनका हर एक दल में दखल रहा है। ऐसे में अगर एक बार फिर से उनके बेटे और अमर मणि अगर सक्रिय हो जाते हैं तो इसका फायदा किस पार्टी को मिल सकता है?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए फिलहाल में उनके पुत्र निर्दल के तौर पर विधायक चुन के आए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2017 से 2022 के चुनाव होने के बाद से इन 5 सालों के अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच भी साझा करते हुए गोरखपुर में नजर आए हैं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2022 में चुनाव में आए थे, मगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट काट दिया गया था। जिसके बाद अगर बात की जाए तो अभी अमन मरी किसी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं रखते हैं, मगर उनके पिता हर एक दल से कहीं ना कहीं एक वास्ता उनका था, रिश्ता था, जिसका नतीजा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वो लगभग 12 सालों तक कमरा नंबर 16 में इलाज कराते थे। उस दरमियान बसपा की सरकार थी, साथ ही साथ सपा की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की 2017 से 2022 की सरकार थी। इस दरमियान उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और ठीक है, धन्यवाद दीपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के अंदर आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है। मदुरई में रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ से रामेश्वर जा रही ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। रेलवे ने हर एक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। प्राइवेट कोच ने 17 अगस्त को लखनऊ से अपनी यात्रा शुरू की थी और कल चेन्नई पहुंचने वाले थे और इसके बाद इसे वहीं से वापस लखनऊ लौटना था। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की घटना की सूचना करीब 5:15 बजे मिली, जब ट्रेन मदुरई यार्ड जंक्शन पर रुकी हुई थी। रेलवे के मुताबिक कुछ पैसेंजर अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लेकर प्राइवेट ट्रेन में घुस गए थे और छोटे सिलेंडर पर चाय बनाते समय ये धमाका हुआ है। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों समेत सभी को उचित इलाज कराने के दिशा निर्देश भी अब जारी किए गए हैं। तो इसी खबर से जुड़ती बड़ी खबर सामने आई है, जहां मदुरई में ट्रेन हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है। मदुरई में ट्रेन हादसे पर सीएम योगी की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। तो ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद दिए जाने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने फोन से रेल मंत्री से बात भी की है। तो रेल मंत्री से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात भी की है। घायलों को सही इलाज मिलने के भी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो मदुरई में ट्रेन हादसे के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, तमिलनाडु के मदुरई स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों के मौत की भी खबर है। ये ट्रेन लखनऊ से चलती है, इससे तमिलनाडु के मदुरई पहुंचना होता है, लेकिन उससे पहले इस ट्रेन में हादसा हो जाता है। वजह क्या बताई गई है और कितने लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि हो चुकी है? देखिए मैं सबसे पहली बात बताऊं कि जिस तरीके से ये रेल हादसा हुआ है, ये बर्निंग ट्रेन बना है, तो इसमें एक संवेदनाएं भी व्यक्त करना होगा, क्योंकि जो इसमें 10 लोगों की मौत हुई है बुरी तरीके से झुलस के, वो उत्तर प्रदेश से ही आते थे। सीतापुर जिले से ट्रैवल एजेंसी के द्वारा वहां पर बुकिंग की गई तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए। तो तीर्थ दर्शन के लिए ये कोच बुक किया गया था, प्राइवेट कोच लगाया गया था। लखनऊ से ये ट्रेन चली है, रवाना हुई है और ट्रेन तमिलनाडु यानी रामेश्वरम जा रही थी। रामेश्वरम पहुंचने के पहले ही जो स्टेशन है, उस स्टेशन के पास में जो ब्लास्ट हुआ है वो सिलेंडर के जरिए हुआ है। अगर वहां पर अग्निशमन अधिकारियों की बात माने या रेलवे की बात अगर माने, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ यात्री जो है उसमें सिलेंडर लेकर के घुसे हुए थे। अब वह खाना बनाते हुए हादसा हुआ या अचानक ब्लास्ट हुआ, ये जांच का विषय है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है वो बात यह है कि वहां पर सिलेंडर मौजूद पाया गया, यानी जब आग बुझाने के बाद जब उसमें जांच की गई तो वहां पर सिलेंडर मिला। ये मदुरई रेलवे स्टेशन है तमिलनाडु में, यानी रामेश्वरम पहुंचने के पहले की घटना बताई जा रही है। तो ये पूरा हादसा हुआ है, 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। और वहीं पर लेकिन रितेश, ये एक लॉन्ग रूट की ट्रेन है और ऐसे में यात्री ट्रेन के अंदर मौजूद कोच में खाना बनाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है जो लॉन्ग रूट की ट्रेन होती है या जो शॉर्ट रूट की ट्रेन होती है वहां पर पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी लापरवाही होगी, अब जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा? मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? रितेश देखिए, बिल्कुल सही बात कहा आपने मुस्कान। मैं आपको बताऊं कि यदि यात्रा
हो रहा है। अगर प्राइवेट कोई कंपनी है या प्राइवेट कोई ट्रैवल एजेंसी है, अगर वो प्राइवेट कोच को बुक किया है, वो जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि केवल ट्रैवल एजेंसी की होगी। रेलवे प्रशासन क्या करना था, रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोच में जितने लोग चढ़ रहे हैं उनको चेक किया जाए। ऐसा अक्सर होता है कि जो तीर्थ यात्रा करते हैं, लंबी तीर्थ यात्रा करते हैं, वो अपने साथ राशन वगैरह और स्टोव वगैरह लेके चलते हैं। तो यही घटना यहाँ पर हुई। जो यहाँ पर यात्री यात्रा करने जा रहे थे, 15 दिन का यात्रा था, लगभग 12 दिन का। तो उस यात्रा के दौरान 30 अगस्त को वापसी होनी चाहिए लोगों को रामेश्वरम के बाद से। 3-4 जगह एक पर्यटन स्थल से इनको तीर्थ स्थल पे जाना था। सबसे बड़ा चीज यहाँ पर आ रहा है कि अगर जांच हुई होती रेलवे की तरफ से, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। तो जिस तरीके का हादसा वहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश के 10 लोगों ने अपना जान गंवाया, वही 50 लोग झुलसे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया है और जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे बात की है और 2-2 लाख रुपए मुआवजे की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब ठीक है, ये लेकिन जो देखिए दुर्घटना रितेश, हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट करते हुए दुख तो जताया है, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया जा रहा है। कितने रुपए का मुआवजा सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया गया है रितेश? देखिए, मैं आपको बताऊं मुस्कान, तो अभी तो जानकारी मिल रही है 2-2 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिजनों को एक मुआवजे के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये दिए जाने की बात कही गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रमुख सचिव गृह, उनको भी इस कार्य में लगाया गया है। टोल नंबर भी जारी किए गए हैं। लखनऊ के यानी सीतापुर से जो ट्रैवल एजेंसी के द्वारा बुक किया गया था, 63 यात्री सवार थे, 10 की मृत्यु हो चुकी है, 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, यानी वो भी बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं। रेलवे प्रशासन की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसमें 10 लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है। ये घटना बहुत बड़ी घटना अगर देखी जाए जिस तरीके से रेलवे की घटना है। हालांकि सबसे बड़ी गनीमत ये रही मुस्कान कि जो कोच था, उस कोच को जब वहां पर वो गाड़ी रुकी, यानी सुबह 5 बजे के बाद जब ये आग लगने की सूचना मिली, तो कोच को अन्य कोच से अलग कर दिया गया। वरना अगर ये कहीं तो अन्य कोच में भी अगर इसका आग फैलता, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, सैकड़ों लोगों की जाने जाती। देखिए रितेश, 10 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो चुकी है, साथ ही तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों की स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए, अभी घायलों को वहाँ का जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पर भर्ती कराया गया है, वहाँ पर इलाज चल रहा है। वहाँ के डॉक्टरों की अगर माने तो अभी हालत उनकी सामान्य है। कुछ लोगों की हालत बद से बदतर भी होती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से आग लगा था वहाँ पर अफरा तफरी हुई। ये भी बात सामने आ रही जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये कह रहे हैं कि जब ट्रेन में आग लगी थी उस समय चीख चिल्लाहट हो रही थी, बहुत लोग अंदर से बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहे थे, लेकिन वो आवाज चंद मिनटों में शांत हो गई। यानी वो जो आग की लपटें थी, उन आग की लपटों ने उन मासूमों को अपने आगोश में ले लिया और वो जलकर उसके में खाक हो गए। तो ये बड़ी दुर्घटना थी, ये बहुत बड़ी दुर्घटना और भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना में कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर साबित है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुस्लिम बच्चे की पिटाई का मामला आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस मामले में ट्वीट भी किया है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्चे की पिटाई के मामले पर अब सियासत तेज हो चुकी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस मामले पर ट्वीट भी किया है। जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि मैंने खुब्बापुर गांव के इरशाद जी से बात भी की है। तो खुब्बापुर गांव के इरशाद जी से बात करने की बात कही गई है, वही बहुत साहसी हैं और उन्हें विश्वास है कि न्याय जरूर होगा। ये ट्वीट जयंत चौधरी की तरफ से किए गए हैं। मैंने निवेदन किया कि ऐसी वारदात को भूल जाए, क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी की तरफ से ये ट्वीट आया है और ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां मुस्लिम बच्चे की पिटाई पर अब जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने पीड़ित से मुलाकात भी की है और साथ ही अपील की है कि वो इस पूरे घटना को भूल जाएं। तो विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए अगर हम इस हादसे की बात करें तो इस पूरे मामले पर जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, क्या कुछ था ये पूरा मामला जिस पर अब राजनीति तूल पकड़ती जा रही है? वीडियो सोशल मीडिया पे कल से लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षिका जो है बच्चे को एक अलग प्रकार का दंड देते हुए दिखाई दे रही है। इस बच्चे को जो है दूसरे बच्चों के द्वारा थप्पड़ मरवाया जा रहा है और इस पीड़ित बच्चे का नाम इरशाद बताया जा रहा है। अगर बात करें तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहा है और कई लोगों ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है। अगर बात करें तो कांग्रेस के अलावा
तमाम ऐसे बड़े नेता अलग पार्टियों के जो इस मामले पे ट्वीट कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इस मामले पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर स्कूल का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये काफी दुखद है और इस पे पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो स्थानीय रालोद के जो विधायक हैं वो पीड़ित परिवार से मिलेगा और रालोद के विधायक जो है वो पीड़ित परिवार से भी मिले। चंदन चौहान जो वहाँ से विधायक हैं, कुब्बापुर गांव में जाकर पीड़ित बच्चे उनके पिता इसास से मिले। जयंत चौधरी लेकिन देखिए विवेक, ये पूरा मामला स्कूल से जुड़ा हुआ है और शिक्षक की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अपनी सफाई पेश करते हुए कि उसने मुस्लिम बच्चे को आखिर क्यों पीटा, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है और सब हर कोई इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो यहाँ शिक्षिका अपने बचाव में खुद को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऑफिशियल बयान अगर बात की जाए तो इस तरह का कोई निकल के सामने नहीं आया है कि ऑफिशियल बयान उनका क्या आया है, लेकिन अगर सूत्रों की बात की जाए तो शिक्षिका इस मामले पर अपना और स्कूल का जो है वो बचाव करती दिखी है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये मामला एक धार्मिक एंगल से भी उठाया गया है उस पर भी वो बचाव करती दिख रही है कि स्कूलों में बच्चे जो है न उनकी जात देखी जाती है, न समुदाय देखा जाता है, न ही उनका वर्ग देखा जाता है। स्कूलों में सभी बच्चे शिक्षक के एक नजरिए से होते हैं, एक समान उनको शिक्षा दी जाती है और एक समान सबको उचित दंड भी दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो ये मामला काफी हाईलाइटेड हो रहा है और तमाम देखा जाए तो राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ तक कि रालोद के प्रतिनिधिमंडल भी जाके कुब्बापुर गांव में पीड़ित परिवार से मिला, उनके पिता से मिला और उनसे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन देखिए विवेक, स्कूल का जब भी जिक्र करते हैं तो शिक्षा का मंदिर कहते हैं स्कूल को, जहां बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया जाता है। ऐसे में एक बच्चे की पिटाई को लेकर राजनीति करना, उसको धर्म से जोड़ना आखिर कहां तक जायज है? देखिए, अगर बात की जाए तो स्कूल किसी भी छात्र या छात्रा के लिए उसका दूसरा घर होता है। घर के बाद स्कूल में सबसे ज्यादा समय वो व्यतीत करता है, तमाम चीजें वहाँ सीखता है, अनुशासन से लेके बात की जाए शिक्षा दीक्षा से लेके तमाम तरह की बारीकियां जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्कूली शिक्षा से ही शुरू होती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो शिक्षक या शिक्षिका किसी भी विद्यार्थी का एक तरीके के मार्गदर्शक होता है और गुरु का दर्जा दिया गया है शिक्षक को। तो ऐसे में जिस प्रकार की ये कार्रवाई शिक्षिका के द्वारा की जा रही है उसकी निंदा हर जगह की जा रही है। यहाँ तक कि पीड़ित परिवार भी इससे खुश नहीं नजर आ रहा है। बात की जाए तो अलग अलग जगहों के जो शिक्षक भी हैं शिक्षिका के इस रवैये से या सजा देने के इस रवैये से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एक गलत इम्पैक्ट समाज पे इस स्कूली वीडियो के बाद से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।